आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है। आज भी ऐसी जातियां हैं जो शिक्षा के पायदान पर नहीं चल पा रही हैं। कई सदियों तक लोग अवसर से वंचित किए गए, लोग शिक्षा और संपत्ति से वंचित किए गए। आप फॉर्म भरते समय विधायक जी उदाहरण देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपए है, SC/ST वर्ग के लिए 200 रुपए। जो खत्म करने की बात कर रहे हैं वो अपनी मांग करें, हम उनका समर्थन करते हैं। मैं डॉक्टर R.K. वर्मा कह रहा हूं कि किसी भी MLA MP या डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS PCS PPS के बेटे बेटी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं, 2017 से खाली पड़े हुए हैं, उस पर सरकार भर्ती नहीं करा रही है। कौन सी आप समीक्षा कर रहे हैं? उसके पहले कौन सी समीक्षा हुई? सब झूठी बातें हैं। कब तक आरक्षण के सहारे लोग जिएंगे देश में? क्या इसे खत्म कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पर लागू कर देना चाहिए, या इसका वर्गीकरण कर देना चाहिए उन लोगों में जो आरक्षण के वास्तविक हकदार हैं? देश में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से लंबी चर्चा चल रही है। 8 दशक बीतने के बाद भी आरक्षण की स्थिति जस की तस है, और जो समाज जिसे आरक्षण मिला था वो आज भी हाशिए पर बताया जाता है कई मीडिया रिपोर्ट्स में और कई घटनाक्रम को लेकर। लेकिन देश में सवर्णों की ये मांग है कि अब आरक्षण पर पुनर्विचार हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, और कई जातियां जो आरक्षण का लाभ लेते लेते संपन्न हो गई हैं उनको इससे बाहर निकाला जाए और बाकी बचे हुए लोगों में आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। समाजवादी पार्टी को इससे ऐतराज है, तो हमने जवाब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक विधानमंडल दल और विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा। आप ये बताइए, कब तक आरक्षण के सहारे लोग जिएंगे देश में? क्या इसे खत्म कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पर लागू कर देना चाहिए, या इसका वर्गीकरण कर देना चाहिए उन लोगों में जो आरक्षण के वास्तविक हकदार हैं? आरक्षण का प्रावधान कब से हुआ? आज़ादी के बाद से। हमारे देश का इतिहास बताता है कि कई सदियों तक लोग अवसर से वंचित किए गए, लोग शिक्षा और संपत्ति से वंचित किए गए, और आजादी के बाद जब उन्हें अवसर मिलने लगा, आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, और OBC को आरक्षण तो उत्तर प्रदेश में 1994 से मिलने लगा। आप इतने ही समय में उब गए। कई सदियों तक लोग अवसर से, शिक्षा से, संपत्ति से वंचित किए गए, और आज आप कह रहे हैं कि आरक्षण कब तक लेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही जो बात कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर, हम लोग इस बात के बिल्कुल समर्थक हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। जब EWS का 10% आरक्षण जब लागू किया भारत सरकार ने, तो हमारे जैसा एक भी शख्स, किसी ने आंख नहीं उठाई, किसी ने आवाज नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं और उनके लिए 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। आज हमारी पार्टी और हम सब लोग इस बात पर कायम है, जो उंगलियां उठा रहे हैं लोग कि जातिवार जनगणना करा लो, और जातिवार जनगणना करा करके देख लो कि इस देश में बड़े पैमाने पर अभी भी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है कि नहीं है, विषमता है कि नहीं है। जब तक इस देश में आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, भेदभाव रहेगा, आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, वो अपनी मांग कर सकते हैं। जो खत्म करने की बात कर रहे हैं वो अपनी मांग करें, हम उनका समर्थन करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उसका, चाहे OBC में आप देखिए, चाहे SC/ST में देखिए, कुछ जातियों को उसका बड़ा लाभ हुआ है? बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं बात बता रहा हूं उसके पीछे जो आपको दिखता है। देखिए, जब आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जाएंगे, जिसको आप पिछड़ा और दलित कहते हैं, जब पिछड़े में जाएंगे तो पिछड़े में भी हजारों जातियां हैं, और हजारों जातियों में कुछ गिनी चुनी जातियां आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वो संसाधन जुटा करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसी भी जातियां हैं जिनके पास इतने भी आर्थिक संसाधन नहीं होते कि वो शिक्षा की हर सीढ़ी तक पहुंच सके। तो आप समझ सकते हैं कि उनको आरक्षण का लाभ कहां से मिलेगा। जब वो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे तो उनको आरक्षण का लाभ कहां से मिलेगा? ये इतने दिनों से इसीलिए क्यों नहीं हो पाया? इसीलिए हमने कहा
कि आरक्षण की समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि आरक्षण इतने वर्षों से जो मिल रहा है, पीएमओ ऑफिस से लेकर के उत्तर प्रदेश के सचिवालय से लेकर के ग्राम पंचायत के सचिवालय तक और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से लेकर के आपके प्राथमिक पाठशाला तक आरक्षण की स्थिति क्या है, किस जाति की इस देश में कितनी आबादी है, ऐसा उस आबादी की चलिए जाति जनगणना होने जा रही है, लेकिन सवाल ये है और कितने पदों पर है वो, ये तो जाति जनगणना होगी देश में, अनुसार उनको आप हमको ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि मान लीजिए हम मानते हैं कि आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद आरक्षण की सुविधा शुरू हुई और 1950 से लेकर आज तक ऐसा क्यों हुआ कि एक ही साथ चले लोग, कुछ लोग बहुत आगे निकल गए ओबीसी में, एससी में, और कुछ लोग बहुत पीछे छूट गए। इसके पीछे क्या मैंने अभी जो कारण बताया कि उसमें कुछ जातियां ऐसी थी जो आर्थिक संसाधन जुटा पाने में इतना सक्षम हुई कि वो शिक्षा दीक्षा के रास्ते चल सकी, लेकिन बड़े पैमाने पर आज भी ऐसी जातियां हैं जो शिक्षा के पायदान पर नहीं चल पा रही हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक संसाधन मतलब आपको लगता है आज सरकार जो सरकारी संस्थानों के जरिए जो गरीबों को शिक्षा, जो बेहतरीन शिक्षा देना चाहिए, सरकार उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। आपसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश में जो 26,000 प्राथमिक विद्यालय जो मर्ज किए गए या बंद किए गए, सीधे कहिए तो वहां पर कौन पढ़ता था? गरीब का ही बेटा बेटी तो पढ़ता था। क्या किसान मजदूर सवर्णों के बच्चे? मैं इसीलिए मैंने हर जगह गरीबी की बात करी, इसीलिए अपर कास्ट में मैंने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का कहीं विरोध करने का काम नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं कि एक पैमाना आप बना दो, उस पैमाने पर सारी जातियों को आरक्षण कर दो, आर्थिक आधार आप लेकिन ये कब तक चलेगा कि 80 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी चयनित होता है, 140 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है, क्या तब उसको दर्द नहीं होता होगा वो युवा जो दोनों एक जैसी मेहनत करते हैं? नहीं, देखिए आप जो बात कह रहे हैं, आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो भाषण वाली बात जो है, नहीं सड़क वाली है, आप एविडेंस नहीं दे सकते। आप चाहे नीट का ले लो, चाहे नीट में भी आरक्षण है, नहीं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप चाहे लोक सेवा आयोग की भर्तियों का ले लो, जो कट ऑफ मेरिट आप देखोगे कितने ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है जहां पर ओबीसी की कट ऑफ मेरिट जनरल से भी ज्यादा रही है। आप क्या कहोगे? ओबीसी की कट ऑफ मेरिट जनरल से भी ज्यादा रही है। तो ये जो आप करें, ये भाषण वाली सड़क वाली अच्छा, बात तो है। आप इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, आप फॉर्म भरते ही समय उदाहरण देख लीजिए ना, आप फॉर्म भरते ही समय विधायक जी उदाहरण देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपए है, SC ST वर्ग के लिए 200 रुपए है। भाई आप ये बताओ कि उस पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग में कितनी ऐसी आबादी है जिसको 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल है। आप ये बताओ कि इस देश में कितने बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं जो भूमिहीन हैं, और यही तुलना अगर आप अपर कास्ट से करेंगे, सामान्य वर्ग से करेंगे कि कितने लोग भूमिहीन हैं, तो आपको जवाब उसका मिल जाएगा। तो मतलब आप अभी भी इस देश में पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति जनजातियों में बड़े पैमाने पर लोग भूमिहीन हैं, उनके पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, तो वो शिक्षा के पायदान पर कैसे चढ़ सकते हैं? तो ऐसे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जो ओबीसी, सरकार को ही व्यवस्था करना। चलिए ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कल को गणना हो और जो ओबीसी जातियां आज के परिवेश में संपन्न हो चुकी हों, क्या उनको बाहर कर देना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ तो ओबीसी में तो क्रीमी लेयर लागू ही है। क्रीमी लेयर वाले को जो है आरक्षण नहीं मिलता है। ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है और क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता एक जो है गुमराह करके समाज में जो है जहर पैदा करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है, तो ये बात गलत है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार क्या विधायक सांसदों के बेटे को भी नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर RK वर्मा कह रहा हूँ कि किसी भी MLA MP या डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS PCS PPS के बेटे बेटी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जिसकी जरूरत है। कैसे ये दुरुस्त होगा? ये जो लड़ाई क्रीमी लेयर लागू है,
हाँ। हमारे आरक्षण के प्राविधान में क्रीमी लेयर लागू है, तब इसमें फिल्टर करने की जरूरत वर्गीकरण नहीं है। भी कर देना चाहिए आरक्षण का, जाति जनगणना करा के वर्गीकरण भी। एकदम जातिवार जनगणना करा करके हर जाति की आबादी कितनी है, उस आबादी के हिसाब से हर एक संस्थानों में उसकी हिस्सेदारी कितनी बनती है, उतनी संख्या निर्धारित करके उनके पदों के सापेक्ष भर्तियों का प्रावधान शुरू से उनको एजुकेशन के रास्ते शिक्षण संस्थानों में उसी तरीके से आपको व्यवस्था देना पड़ेगा। और शिक्षण संस्थान ही पहला जरिया है। जब तक आप शिक्षण संस्थानों में उनको अच्छी शिक्षा के रास्ते नहीं निकालेंगे, तब तक आप संस्थानों में भर्ती की प्रक्रिया में नहीं जा सकते। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो सवर्णों की मांग है, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, और डेटा आएगा जातिवार जनगणना से, जिसमें जाति की संख्या, आर्थिक पैमाना, हर चीज का आपको डेटा लेना पड़ेगा। और उस डेटा के साथ आप गवर्नमेंट पॉलिसी बना करके जो अवसर विहीन वंचित लोग हैं, वो किसी भी जाति और मजहब से हो, चाहे वो अपर कास्ट से हो या बैकवर्ड कास्ट से हो या एससी से हो, उनको देने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। ये एक आखिरी सवाल है, हर 10 वर्ष पर समीक्षा होती है आरक्षण की, और इस बार जब समीक्षा होगी संभवतः 2030 तक, तो हो सकता है कि आरक्षण जातिगत ये जो जनगणना होने जा रही, जातिवार जनगणना, उसका डाटा भी आ जाए। एक समीक्षा मुझे बता दीजिए कि सरकार ने कब समीक्षा कराई थी। आज पीएमओ में कितना बैकवर्ड और एससी है, सुप्रीम कोर्ट में कितना बैकवर्ड एससी है, हाई कोर्ट में कितना बैकवर्ड एससी है, और आपके सचिवालय में जितने आईएएस हैं इसमें कितने बैकवर्ड और एससी हैं, जितने आपके राज्य विश्वविद्यालय हैं। मैंने 34 राज्य विश्वविद्यालय का डेटा लिया था, और उस 34 में से 3 ओबीसी और एससी हैं। तो कौन सी आरक्षण की समीक्षा हुई? और अगर समीक्षा हुई तो ऐसे पदों पर भर्ती करने के लिए क्या किया गया? सभी राज्य विश्वविद्यालयों में बैकवर्ड एससी के लिए शुद्ध रूप से आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं, 2017 से खाली पड़े हुए हैं, उस पर सरकार भर्ती नहीं करा रही। कौन सी आप समीक्षा कर रहे हैं? उसके पहले कौन सी समीक्षा हुई? सब झूठी बातें हैं, ये केवल कागजी बात है, धरातल पर कुछ नहीं है। मतलब ये माना जाए, आखिरी तो मैं चैलेंज करता हूं, आखिरी एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जातिवार जनगणना इस तरह की चर्चाओं का काफी हद तक हल कर देगी? निश्चित रूप से जब जातिवार जनगणना कराओगे, उसमें आर्थिक पैमाना देखा जाएगा, और एक तो जो आरक्षण का कोटा है उससे तय होगा, आर्थिक पैमाने से तय होगा। जातिवार जनगणना ही उसका एक समाधान है। कोई ये आरोप लगाए कि पाल समाज, मौर्य समाज, प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज के आरक्षण का लाभ पटेल समाज ले गया, यादव समाज ले गया, तो ये तब तक ये बात सच नहीं हो सकती जब तक कि आप कम से कम उसकी जाति का आंकड़ा, और जाति के आंकड़े में उस प्रतियोगी परीक्षा में उसकी कितनी सहभागिता रही है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, मान लीजिए नीट का ही पेपर हो रहा, और नीट में अगर 1000 अभ्यर्थी बैकवर्ड कास्ट का जो है सम्मिलित हो रहा है, और 10 अभ्यर्थी जो है पटेल समाज का हो रहा है, और 10 अभ्यर्थी अगर पाल समाज का हो रहा है, तो 10 के अनुसार ही उसका सिलेक्शन होगा ना। 1000 वाले का सिलेक्शन तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो जब तक आपके पास सही डेटा नहीं रहेगा, क्योंकि आबादी ज्यादा है, जो आप यादव की बात करते हैं, कुर्मी की बात करते हैं, मौर्य की बात करते हैं, इनकी संख्या ज्यादा है, और आर्थिक संपन्नता भी इनकी अन्य ओबीसी के से अधिक है, जिससे यह शिक्षा के संसाधन जुटा सकते हैं और वो उसका लाभ पा रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, जब वो प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा नहीं बन पाते, तो उनको आरक्षण कहाँ से मिल पाएगा? तो इसीलिए जातिवार जनगणना कराना जरूरी है, आर्थिक समीक्षा भी कराना जरूरी है, उसका भी डेटा होना चाहिए कि आबादी के अनुसार, अगर आप विश्वविद्यालय देख रहे हैं या पूरा प्रदेश देख रहे हैं, तो अगर कोई किसी भी ओबीसी हो, एससी हो, उसकी जाति की आबादी कितनी है और शिक्षण संस्थानों में उसकी संख्या कितनी हो रही, अगर उसके रेशियो में नहीं हो रही है, तो आपको काम करने की, पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि जो लोग अवसर से वंचित हो रहे हैं, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो एजुकेशन की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहे, उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे लाया जाए। तब इस देश में आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी और शैक्षिक गैर बराबरी खत्म होगी, और तब आरक्षण की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये हमारे साथ विधायक डॉक्टर आर के वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि जिस दिन बराबरी हर क्षेत्र में होगी, उस दिन आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। सभी आलोक के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।